हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट 2 क्लासेस हमने मैथमेटिक्स के डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया है और उसमें हमने nth टर्म निकालने का और सम ऑफ एपी हमें डिस्कस किया है। उसकी सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का कुछ पार्ट। और फिजिक्स में हम देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटीज के क्वेश्चन 2024 के, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे तुमको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अभी मैंने आईसीएसई 2024 जो बोर्ड पेपर है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन लिए हैं और आईसीएसई 2024 में टोटल 13 मार्क्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछा गया था। तो ये 13 मार्क्स हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल। ये क्वेश्चन जो दिया है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और तुम लोग देखोगे कितना इजी क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो पहले 2024 के, फिर 23 के, फिर जितने भी टाइप होंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। और ये सीरीज जो है कि ये कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को लेंगे उसके थ्रू कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 4 वोल्ट की एक बैटरी या ईएमएफ कह सकते हो यहाँ पे, और ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है आई और ये करंट जा रहा है इस रेजिस्टेंस में। ये रेजिस्टेंस 10 ओम 6 ओम ये दोनों सीरीज में है, 12 एंड 4 ये दोनों भी सीरीज में है और इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। पहला क्वेश्चन पूछा है आर इक्विवेलेंट, मतलब इस टोटल सर्किट का तुम्हें आर इक्विवेलेंट बताना है। तो इस कंप्लीट सर्किट का हमें टोटल आर बताना है। यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया था, मतलब यहां से स्मॉल आर नहीं दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत इजी है। अच्छा 10 ओम और 6 ओम ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा। और यहां पे 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16। तो इसका इक्विवेलेंट आ गया 16 और इसका इक्विवेलेंट भी आ गया 16। अब देखो ध्यान से, ये 16 दोनों किसमें है, पैरेलल में है। दिख भी रहा है, देखो पैरेलल और सीरीज जानने का सबसे आसान तरीका होता है, देखो यहां से मान लो ये करंट जा रही है, तो करंट अगर पैरेलल होगा तो करंट डिवाइड होगी। जैसे कि यहाँ पे है, ये करंट आई जा रही है यहां से, तो आई इस ब्रांच में और इस ब्रांच में डिवाइड होगी। इसका मतलब ये और ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल में अगर है तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालने का सिंपल सा तुम एक तो तरीका है 1/16 प्लस 1/16। बट दो अगर वैल्यू दी है, जैसे कि मैं तुमको बताता हूं यहाँ पे, जैसे मान लो ये दिया है R1, ये दिया है R1 और ये दिया है R2। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो डायरेक्टली इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सीधे हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली यही लॉजिक अगर इन दोनों में यूज करें तो 16 इंटू 16 प्लस 16 प्लस 16, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 32। तो 16 2 जा 32 इंटू 8 जा, तो कितना आ जाएगा 8 ओम। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 ओम। तो इस पहले पार्ट का आंसर आ गया 8 ओम। दैट मीन्स 8 ओम है हो गया इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ये करंट बताओ, करंट फ्लोइंग, करंट कितनी यहां से फ्लो कर रही है। देखो इसका तुमने इक्विवेलेंट निकाल दिया कितना 8 ओम, इस पूरे का इक्विवेलेंट आ गया 8 ओम। और बैटरी क्या लगी है 4 वोल्ट, ये करंट है आई। अब ये आई करंट इसमें सर्कुलेट हो रही है, तो अगर पोटेंशियल कितना है 4, करंट रेजिस्टेंस कितना है 8, तो तुमको पता है आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो आई है कितना वो निकालना है मुझे, वी कितना है 4 और आर कितना है 8। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 0.5 एम्पियर, दिस इज द आई। तो सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन पूछा था कि बताओ सेल से कितना करंट निकलेगा, तो आंसर हो गया 0.5 एम्पियर।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि 10 ओम में, इस 10 ओम में थोड़ा रेस कर देते हैं इसको। क्वेश्चन ये पूछा है कि इस 10 ओम में कितनी करंट होगी और इस 12 ओम में कितनी करंट होगी, और दोनों को कंपेयर करना था, मतलब बताना था कौन करंट ज्यादा है कौन करंट कम है। तो जरा ध्यान से देखना, इसका भी 16 है और इसका भी कितना है 16 है, तो दोनों का रेजिस्टेंस 16 है। अगर दोनों का रेजिस्टेंस 16 है तो जो भी करंट आएगी वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी इक्वली। अगर अलग अलग होता तो हम करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। जैसे यहां पे करंट हमने कितनी निकाली है 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर का करंट है तो 0.5 एम्पियर आधी हाफ करंट इसमें चली जाएगी, हाफ करंट इसमें चली जाएगी, मतलब 0.25 यहां चली जाएगी और 0.25 यहां चली जाएगी। तो दोनों में, अच्छा 10 ओम में और 6 ओम में दोनों में 0.25 रहेगी क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो दोनों में करंट कितनी रहेगी 0.25 एम्पियर। इसका मतलब यह है कि 10 ओम में जो करंट होगी वो 0.25 एम्पियर होगी। या अब ये भी पूछता कि 6 ओम में करंट कितनी है, वो भी 0.25 होती, और अगर 12 ओम में पूछेगा वो भी कितनी होगी 0.25 एम्पियर, क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट यहां भी 16 यहां भी 16, अगर सेम है तो करंट डिवाइड हो जाएगी। लेकिन एक तो ये हो गया, यही क्वेश्चन पूछा था, कंपेयर करना था तो दोनों करंट क्या रहेंगी सेम रहेंगी, मतलब जो 10 ओम में है वही किस में होगी, वही करंट 12 ओम में होगी। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन ये था कि बताओ आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत इजी है, 10 और 6 सीरीज में है तो 10 प्लस 6 16 हो गया, 12 प्लस 4 16 हो गया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो पैरेलल में दो अगर रेजिस्टेंस है सीधे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो 16 इंटू 16 बाई 16 प्लस 16, इसको सॉल्व करेंगे 8 ओम, मतलब इसका टोटल R कितना आ गया 8 ओम। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है करंट, तो 8 ओम इसका टोटल इक्विवेलेंट आ गया, और तुमको फॉर्मूला पता है I इक्वल टू V बाई R, V कितना है 4, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट 8 है तो आंसर कितना आ गया 0.5। थर्ड क्वेश्चन पूछा था कंपेयर करो दोनों की करंट, कि आई 10 में कितनी है 10 ओम में कितनी है 12 ओम में कितनी है। देखो ये करंट आई है कितनी 0.5 एम्पियर, दोनों का रेजिस्टेंस, इस आर्म का रेजिस्टेंस 16 है, इस आर्म का रेजिस्टेंस 16 है, तो करंट जो ये होगी वो दोनों में डिवाइड इक्वली हो जाएगी, तो 0.25 यहां चली जाएगी 0.25 यहां चली जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आई 10 में भी 0.25 आई 12 में भी 0.25, तो दोनों में करंट क्या होगी सेम होगी। अब इसी में एक चीज और हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये मान लो 16 और ये 16 ना होता, जैसे ये यहां पे देखना, जैसे हमने बोला कि ये R1 है और ये भी R1 है, मतलब ये दोनों सेम है, ये भी R1 है, तो जो भी करंट अगर I यहां है तो दोनों में डिवाइड हो जाएगी, इधर भी I/2 हो जाएगी, इधर भी I/2 हो जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं है, जैसे R1 सेम है तो जो भी करंट होगी वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर R1 R2 की वैल्यू अलग अलग है तब कैसे होगा, तब डिवाइड नहीं होगी। तो एक कॉन्सेप्ट और हम डिस्कस करेंगे इस पे, जो कि है करंट डिवीजन रूल, वो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो करंट डिवीजन रूल क्या है इसको समझेंगे। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, और ये करंट I है, यहां से I और यहां पे डिवाइड होगा, करंट हमेशा पैरेलल में डिवाइड होती है, तो इधर मान लो I1 गई, इधर मान लो I2 गई, तो जो I1 करंट होगी उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, हम लिखेंगे I, जो भी करंट यहाँ पे I होगी, इनटू R2, मतलब R1 नहीं लिखेंगे, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हो जाएगी I1। और I2 निकालने का तरीका I इंटू, यहां देखो 1 था तो यहां दूसरा रेजिस्टेंस लिखे, यहां किसमें निकालना है तो रेजिस्टेंस ये लेंगे R1 प्लस R2, या फिर I2 तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, I2 निकालने की जरूरत भी नहीं इस फार्मूले से, डायरेक्टली
आई में से I1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, I2 आ जाएगी, या फिर डायरेक्टली ऐसे कर दो या फिर सीधे माइनस कर दो। जैसे कि सिंपल बात है, अगर मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 2 गई तो डेफिनेटली यहाँ कितनी जाएगी, 3 जाएगी। तो ये करंट डिवीजन है। लेकिन करंट डिवीजन कब यूज करना है, जब ये दोनों आर्म के रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। अगर सेम आ रहा है इसका तो हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगी, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था आईसीएससी में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इवन 2 and 3 मिनट्स में यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें वोल्टेज दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग करंट दिया है। कि ये दिया है जब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है या पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो करंट 2 है, पोटेंशियल 20 है तो करंट 3 है, पोटेंशियल 30 है तो करंट 4 है। तो V और I दिया है करस्पॉन्डिंग, और पूछा है कि ये जो कंडक्टर है या रेजिस्टेंस है ये ओमिक होगा या नॉन ओमिक होगा। देखो ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक वो होंगे जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, ओमिक होने के लिए मैंने डिस्कस किया है ये कि अगर कोई ग्राफ वी आई ग्राफ अगर लीनियर आ रहा है, वी आई ग्राफ कैसा आ रहा है, लीनियर, तो अगर वी आई ग्राफ लीनियर आ रहा है तो ये जो भी कंडक्टर जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, अगर उस कंडक्टर के लिए V और I का जो ग्राफ है वो लीनियर हो तो वो कंडक्टर ओमिक होगा। अगर वो नॉन लीनियर है तो कैसा होगा, नॉन ओमिक होगा। अच्छा, अगर मान लो ये लीनियर है इसका मतलब इसका तुम कहीं भी स्लोप निकालोगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। मतलब कहने मतलब है V बाई आई हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये है कंडीशन फॉलो होती है तब कंडक्टर ओमिक होगा। तो ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है हर एक केस में। तो चेक करते हैं। तो देखो फर्स्ट केस अगर ले तो V कितना है 10/2, 10/2 V बाई आई कितना होगा 10/2, ये आएगा 5 आएगा। सेकंड चेक करते हैं 20/3, क्या ये 5 आएगा, नो दिस इज नॉट 5। तो सेकंड ही चेक करने से ये 5 नहीं आ रहा है, मतलब V बाई आई चेंज हो रहा है, V बाई आई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये लीनियर ग्राफ तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो ओमिक होगा कि नॉन ओमिक होगा, ये होगा नॉन ओमिक। तो एग्जाम में ऐसे लिखना है कि V बाई आई कांस्टेंट होना चाहिए ओमिक होने के लिए, लेकिन इस केस में V बाई आई कांस्टेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा है आंसर जस्टिफाई करिए, तो यही करना है तुम्हें, लिखना यही है कि V बाई आई कांस्टेंट नहीं है तो ये नॉन ओमिक है। इसी को जो भी तुम लिख रहे हो यहां पे इसी को, यही जस्टिफिकेशन है सिंपली। थर्ड क्वेश्चन पूछा है स्टेट ओम्स लॉ, इसमें ओम्स लॉ भी पूछ लिया। देखो ओम्स लॉ के डेफिनेशन पूछा है, तो यू नो दिस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर, ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट एट फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर। दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है कि मान लो कोई भी रेजिस्टेंस, दिस इज कंडक्टर, उसका एक रेजिस्टेंस है और ये पोटेंशियल है और ये आई है। तो ओम्स लॉ स्टेट दैट कि करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। तो ये हो गया ओम्स लॉ, इसी को लिख लेना है तुम्हें और 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है, हम रीड कर देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 5 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए रूम, मतलब 5 बल्ब्स हैं जो रूम में कनेक्टेड हैं। मान लो ये बल्ब 1 है, बल्ब 2 है, बल्ब 3 है, बल्ब 4 है, बल्ब 5। 5 बल्ब किसी भी सीरीज में, किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, किसी भी पोटेंशियल के क्रॉस। फिर कह रहा है, दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कह रहा है एक बल्ब इसमें से फ्यूज हो गया। क्वेश्चन है कि 1 बल्ब इज फ्यूज्ड, तो मान लेते हैं कि B5 बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। तो बल्ब ये फ्यूज हो गया।
फ्यूज हो गया, फिर कह रहा है जो बचे हुए 4 बल्ब्स हैं उनको अगेन दे आर अगेन कनेक्टेड, दे आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, उनको फिर से सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्टेड इन सीरीज टू द सेम सर्किट। अच्छा पोटेंशियल सेम है, सर्किट सेम है, मतलब जो भी पोटेंशियल यहां है वो पोटेंशियल यहां पे है, सेम सर्किट से कनेक्ट कर दिया गया। अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, इस बल्ब की इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस और इनकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का लेकिन वेरी कॉन्सेप्चुअल। सी देखो पहले मान लो कि इस बल्ब में करंट आई जा रही है, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस ये किया है कि बल्ब जो नॉर्मली हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं अपने हाउस होल्ड में। इसका रीजन ये होता है कि जो बल्ब की रेटिंग होती है वो करंट उसको मिल जाती है और बल्ब इंडिपेंडेंटली चलता रहता है। जैसे B1 कुछ रेटिंग है, B2 कुछ रेटिंग है, तो वो इंडिपेंडेंट होके ब्राइट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन है, तो सीरीज में नॉर्मली कनेक्शन होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 5 बल्ब हैं और ये सीरीज में कनेक्टेड है और एक बल्ब फ्यूज हो गया, तब बताओ इन बल्ब की ब्राइटनेस या रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा, ये डिस्कस करना है। ओके देखो, अच्छा पहले क्या है कि सभी बल्ब का एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, सभी बल्ब का इफेक्टिव क्या होगा रेजिस्टेंस। मान लो ये बल्ब का रेजिस्टेंस है 10 ओम, इस बल्ब का है 12 ओम, इस बल्ब का है 6 ओम, मान लो इसका है 50 ओम, इसका है कुछ 10 ओम, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। ये 5 मान लो, ये 5 मान लो, कुछ लेट्स से दिस इज 20 ओम। ओके तो हम मान के चल रहे हैं कुछ इनका रेजिस्टेंस है सबका। तो अभी बताओ रेजिस्टेंस कितना है टोटल, 10 20 20 और 50 70 और 10 80 85 है, कितना है 85 है। तो रेजिस्टेंस अभी अभी कितना है रेजिस्टेंस 85, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट कुछ होगी, करंट मान लो होगी V बाई 85, V बाई 85 हो, मान लो V भी कुछ मान लेते हैं, जैसे 100 वोल्ट मान लेते हैं या 220, नॉर्मली हमें सप्लाई 220 वोल्ट जाती है, 220 मान लेते हैं, तो हो गया 220 बाई 85, ये हो गया करंट, ठीक है, ये करंट हो गया। अच्छा यहां पे क्या है, एक रिमूव कर दिया गया है, तो कितना बचा 10 ओम 5 ओम 20 ओम एंड 50 ओम। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 20 30, 30 और 50 80 और 5 80, नो नो नो, दिस इज 10 20 50 70 80 और 5 85 and this 10 is removed, 10 5 20 and 50, something is wrong here, 10 20 30, okay okay 30 50 80 80 or 10 90, okay 95, it is 95, okay 95 this is, तो ये 95 ओम है। और ये चेक करते हैं ये कितना बचा 10 20 30 30 और 50 80 85, इसका इक्विवेलेंट कितना है 85 ओम। अच्छा तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हुई है कि इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, यहाँ पे 95 है, यहाँ 85 है, तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज। मतलब अगर सीरीज में बल्ब कनेक्टेड है, एक बल्ब फ्यूज हो गया उसको हटा दिया, फिर रिमेनिंग 4 बल्ब को हमने फिर से ऐड कर दिया सीरीज में ही, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी में क्या चेंज होगा। इंटेंसिटी मतलब करंट समझ सकते हो, करंट ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी या ब्राइटनेस ज्यादा होगी। इंटेंसिटी मतलब करंट, जैसे तुमको पता होगा कि पावर इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर, हीट इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर। देखो इंटेंसिटी रिलेटेड है एच से, एच होता है आई स्क्वायर आर टी, तो करंट ज्यादा होगा तो हीट भी तो ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगा, देखो बल्ब जो होता है ग्लो करता है उसके हीट से, रेजिस्टेंस का जो उसका बल्ब का फिलामेंट है वो जितना ज्यादा हीट करेगा उतना ज्यादा उसमें क्या प्रोड्यूस होगी ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी। तो करंट अगर ज्यादा होगी तो उसकी हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो करंट आएगा वो कितना आएगा, वी तो मान लो सेम है 220,
तो 220/85। तो ये वैल्यू डेफिनेटली कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी। ये वैल्यू चेक कर लो, इससे ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी इससे। तो करंट की वैल्यू डेफिनेटली ये कम है, ये ज्यादा है। तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? बढ़ गई, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। तो करंट बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। नाउ सी द टू रिमेनिंग क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो लगभग हमने अभी 11 मार्क्स का डिस्कस कर लिया है और 2 मार्क्स का और बचा है। तो ये दो क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे गए थे। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है रेजिस्टिविटी, इसका मतलब है रेजिस्टिविटी। देखो किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है उसके मटेरियल पे। जैसे मान लो इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, सभी की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी, रेजिस्टिविटी हाई मतलब करंट कम। कंडक्टर होगी उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी। ऐसे सेमी कंडक्टर होगी तो इसकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट होगी। तो इसमें क्वेश्चन है कि किस पे डिपेंड करेगी? तो लेंथ एरिया से मतलब नहीं है, हमें कंडक्टर से मतलब है। जैसे मान लो मेरे पास दो, एक इंसुलेटर है, एक कंडक्टर है, तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होगी। तो वो डिपेंड करती है मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए सेल इन ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज, क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, वोल्टेज ड्रॉप, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर करो। तो देखो पीडी पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। देखो कोई भी सेल अगर है तो सेल तुमको पता है कि सेल में होता है एक ईएमएफ, और ईएमएफ के साथ होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये मान लो ईएमएफ है, दिस इज ई, और ये है हमारा सेल, ये है सेल। और सेल के क्रॉस जो भी वोल्टेज होता है, सेल के क्रॉस जो भी वोल्टेज होता है उसको मानते हैं वी। मान ली करंट ये सेल प्रोड्यूस कर रहा है आई। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जो भी वोल्टेज होता है ये, इस वोल्टेज इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होता है, वही तो पूछा है पीडी बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए सेल। इस सेल के जो टर्मिनल में, मान लो ए बी टर्मिनल है, इसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। इस टर्मिनल के क्रॉस जो भी वोल्टेज है उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। देखो ईएमएफ लिखा है, ईएमएफ तो इस सेल का पार्ट है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है, ना कि सेल के क्रॉस। तो वी, अच्छा याद रखना वी का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ई माइनस आई आर। ये आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इसमें तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन भी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इन योर आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13 मार्क्स क्वेश्चन। सो अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी 2024 का किया है, 23 का करेंगे, 22 का करेंगे। और तुम लोग कमेंट करो यूट्यूब में कि कौन सा चैप्टर हमें करना है, जो तुमको टफ लग रहा है वैसा चैप्टर हम प्रिपेयर करें, उसके क्वेश्चन प्रिपेयर करें। यू कैन सजेस्ट मी टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैथ्स और फिजिक्स दोनों कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो पहले मैथ्स भी कर रहे हैं, फिजिक्स भी कर रहे हैं, तो अल्टरनेट डेज पे हम लोग करते रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जाम से पहले जितना रिलेवेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है, वो सब कंप्लीट कर लें। तुम लोग यूट्यूब वीडियो को शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। शेयर करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरा, इससे कि मैं और वीडियो बनाऊंगा, इस पे और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करूंगा। सो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।